औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मिड को डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के साथ कंडक्ट हुआ था। आइए देखते हैं सवाल कौन से थे और इसका सॉल्यूशन कैसे ड्राफ्ट किया जा सकता था इजीली। सबसे पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इजी था और 4 मार्क्स की टेस्टिंग आपसे कर रहा था। नायरोबी ने ऑफर की कि वो अपनी गोल्ड की ज्वेलरी बेचना चाहती है टोक्यो को 3 लाख रुपए के हिसाब से, और उसने ये ऑफर की है बाया लेटर जो कि टोक्यो तक पहुंचा 16 को। हम ये कह सकते हैं कि 16 तारीख वाले दिन ऑफर कम्युनिकेट हुई है। टोक्यो ने ये लेटर एक्सेप्ट किया और लेटर पढ़ने के बाद उसने 18 तारीख को अपनी रजामंदी जाहिर करके भेज दी। टोक्यो ने लेटर पोस्ट कर दिया 18 को। सवाल ये है कि जो हमारी एक्सेप्टेंस है, ऑफर कब एक्सेप्ट होगी, ये डिटरमिन करता है कि लेटर उस तक पहुंचा है या नहीं होगा। बिकॉज एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उसी वक्त पूरी होती है जब वो लेटर पहुंच जाए, तभी एक्सेप्ट होगा। तो नायरोबी ने लेटर भेजा टोक्यो को और टोक्यो ने जवाब भेजा नायरोबी को। ऑफर पूरी हो गई थी 16 वाले दिन। ऑफर पूरी हो गई थी 16 को। टोक्यो ने जब लेटर ड्राफ्ट करके भेज दिया, उसने नायरोबी को बाउंड कर दिया। वो बाउंड हो गई और जब नायरोबी तक खत पहुंचेगा, जब वो खत खोल के पढ़ेगी, तब जाके टोक्यो ने बाउंड होना। तो बाउंड होने से पहले पहले एक्सेप्टेंस जो है उसको हम रिवोक कर सकते हैं। तो अगर लेटर ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका हो, अगर लेटर उस तक पहुंच चुका हो, तब तो मैं अपनी ये ऑफर रिवोक नहीं कर सकती, तब मैं इसको रिवोक नहीं कर सकती। और अगर नायरोबी तक ये खत ना पहुंचा हो, नायरोबी तक अगर ये खत ना पहुंचा हो, तब इसको हम रिवोक कर सकते हैं। तो ये वाली बात आप लोगों ने लिखनी थी। सबसे पहले लॉ आना था, लॉ के बाद आपने सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर देना था सेपरेट पेज के ऊपर। जी, सेपरेट पेज वाज मस्ट, जो कि आई होप आप सब लोगों ने किया होगा। अदरवाइज अगर आप लोग एक पेज पे कर रहे हैं तो इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, यहाँ पे भी और आई कैप में भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज इजी, और ये चैप्टर नंबर जो है वो आपका ऑफर, वहां से हमने उसको लिया। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्पेन बिस्किट्स। एक बहुत मजे का सवाल था। अगेन 5 नंबर। पहले हम वो एरियाज देख रहे हैं जो कि थोड़े इजी सवाल थे। स्पेन बिस्किट्स ने एग्री किया कि वो 2500 किलो मोल्टेड चॉकलेट देंगे रियो डिलाइट्स को। स्पेन ने ये एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द डेट ऑफ डिलीवरी वॉज 31 दिसंबर 2021। एग्रीमेंट के अंदर डेट मेंशन्ड है कि तुमने 31 वाले दिन सप्लाई करना है। हाउएवर ऑन ड्यू डेट स्पेन रिफ्यूज कर गया, उसने परफॉर्मेंस से इनकार कर दिया। रिफ्यूजल आ गई, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सका। दूसरी पार्टी बैकआउट कर गई, उसने ब्रीच कर दिया। देयर वॉज अ ब्रीच, देयर वॉज अ ब्रीच। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या है 3 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए। लेट्स हैव अ लुक। पार्ट ए अगेन अलग पेज पे होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस करें राइट्स ऑफ रियो डिलाइट इन द अबव सिचुएशन अज्यूमिंग दैट टाइम वाज एसेंस।
नहीं जी, उसने कहा कि टाइम एसेंस है और अब आपने राइट्स बताने हैं रियो डिलाइट के, जिसके साथ धोखा हुआ है क्योंकि स्पेन ने उसको 2500 किलो चॉकलेट नहीं भेजी। एग्रीव्ड पार्टी रियो है, तो अब एग्रीव्ड पार्टी जो है, जो प्रोमिजी है इस केस में, ही हैज द राइट टू इधर एक्सेप्ट द चॉकलेट बिफोर और आफ्टर द डेट, बाद में एक्सेप्ट कर ले, या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, उसको वॉइडेबल बना के रिस्काइंड कर दे, खत्म कर दे। तो या तो वो इंसिस्ट कर सकता है कि भाई मुझे चॉकलेट्स प्रोवाइड करें, आप डिलेड सप्लाई कर दें बट मुझे सामान दें, मैं आपकी डिलेड सप्लाई के ऊपर भी सामान एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं कबूल कर लूंगा। या अगर टाइम बहुत ज्यादा एसेंस रखता हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि वो परफॉर्मेंस को कबूल ना करे और आपसे कंपनसेशन मांगे, आपसे डैमेजेस मांगे, जो ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज उसको इनकर हुआ है वो ले आपसे, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया। बट याद रखना है कि वो रिमोट डैमेजेस यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल ने बताया नहीं कि डैमेज कितना है और कितना हो सकता है, और सवाल ने ये भी नहीं बताया कि अगर चॉकलेट ना मिलती टाइम पे तो आगे क्या होता। तो स्पेशल डैमेज की तरफ हम लोग कम से कम जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बता देंगे कि वो कंपनसेशन या डैमेज हमसे डिमांड कर सकता है। दिस वॉज पार्ट ए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पार्ट बी। पार्ट बी में क्या हो रहा है? पार्ट बी में वो कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर टू ए इफ स्पेन बिस्किट सप्लाइड द कैंस ऑन 12 जनवरी 2021। जो उसने मोल्टेड चॉकलेट के कैंस भेजने थे वो उसने 12 तारीख को भेज दिए। चाहिए कब थे? 31 को। भेज कब दिए? 12 को। और स्पेन ने एक्सेप्ट कर ली परफॉर्मेंस, बट उनको लॉस हो गया डिलेड सप्लाई पे। अब क्या होगा? क्या यहां पे रियो को ये इंटाइटलमेंट मिल सकती है कि वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले अदर देन द एग्रीड टाइम? तो यस, चूंकि नॉन फुलफिलमेंट हो रही है, यहां पे ही इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर एनी कंपनसेशन। कुछ नहीं मिलेगा आपको यहां पे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला यहां पे, अनलेस आपने नोटिस दे दिया हो कि भाई जो टाइम है दैट इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपने 2 नंबर के लिए लिख देना था। अगेन परफॉर्मेंस वाले एरिया से ये सवाल आया। पहला सवाल था ऑफर वाले एरिया से, सेकंड सवाल है परफॉर्मेंस वाले एरिया से। देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोशिश करेंगे इसको सिक्वेंशियल रखें ताकि आपको मसला ना आए बार बार पेजेस के अंदर कलाबाजी खाने में। अगेन 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया। देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। यू आर वर्किंग एज अ मर्केंटाइल लॉयर। ले जी, आपको हमने मर्केंटाइल लॉयर बना के पेश कर दिया, और चूंकि आप एक मर्केंटाइल लॉयर हैं तो आपके पास ट्रेडिंग के और बिजनेस के केस आएंगे, और आप काम कर रहे हैं हाइस्ट एसोसिएट्स के अंदर। एक बहुत ही वरीड, घबराया हुआ, परेशान सा क्लाइंट मिस्टर टोमायो आप तक आता है, आपको अप्रोच करता है और आपसे अपना केस डिस्कस करता है। इट वॉज एग्रीड बिटवीन टोमायो एंड एलिसा दैट ही विल कंस्ट्रक्ट हर अ सिंगल स्टोरी अपार्टमेंट, के वो उसको एक अपार्टमेंट बना के देगा फॉर 10 मिलियन, जिसके लिए पेमेंट की जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी पेमेंट कब होगी? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब टोमायो को लगता है कि ये एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ही थिंक्स दैट इट इज अ वेजर, और वेजर अगर है तो ये इलीगल भी है और वॉइड भी है, बिकॉज उसके मुताबिक वो ये इसलिए सोच रहा है कि उसको पैसे मिलेंगे सिर्फ तब जब वो घर कंप्लीट करके दे देगा, और
उसके अलावा उससे पहले वो कुछ भी उससे नहीं मांग सकता। और ये जो इवेंट है ये कनेक्टेड भी है और कॉन्ट्रैक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है। वो इसको वेजर मान रहा है। असल में ये वेजर नहीं है। आपको पता है कि वेजर किसके साथ हमेशा मिक्स होता है? ये हमेशा मिक्स होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट वेजर नहीं है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्यूचर इवेंट है वो कोलैटरल होता है, अनसर्टन है और परफॉर्मेंस हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड कर रही होती है ऑफ फ्यूचर इवेंट। तो पार्ट ए में आपने आइडेंटिफाई करना था वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप टोमायो को बताएंगे कि भाई ये वेजर नहीं है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये बताने के बाद आप उसको मुतमईन करेंगे 2 नंबर के लिए कि भाई मेरे अगर ये सारी बातें पूरी हो रही हैं तो फिर ये वेजर नहीं है, तुम ज़्यादा परेशान घबराओ मत। फिर पार्ट बी, आर देयर एनी डिमार्केशंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए एंड द वन रेफर्ड बाय टोमायो बाय विच यू विल सेटिस्फाई टोमायो दैट कॉन्ट्रैक्ट ही हैज एंटेड इनटू इज नॉट अ वेजरिंग। 3 नंबर। सवाल ने पूरी की पूरी कलाबाजियां लगवाई। सवाल ने इतनी मुश्किल अंग्रेजी में आपको डाल दिया कि आप ये भूल गए कि वो सिंपल ये पूछना चाह रहा है कि कंटिंजेंट में और वेजरिंग के अंदर जो डिफरेंस है वो बता दें। वो कह रहा है आर देयर एनी डिमार्केशंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है। वो कौन सा कर रहा था? वो आइडेंटिफाई कर रहा था इसको बतौर वेजर और आपने उसको बताया, सेटिस्फाई किया कि भाई ये वेजर नहीं है, कंटिंजेंट है। अब डिफरेंस बता दें, क्या कोई डिमार्केशन है, क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में? तो वो डिफरेंस आपने बता देने से 3 नंबर के लिए वो पूरा का पूरा टेबल आपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर देना था, जिसके अंदर आप बताते हैं उसकी वैलिडिटी, उसका इंटरेस्ट, अनसर्टेन इवेंट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। टेक्निकली ये सवाल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के एरिया को और एट द सेम टाइम वेजरिंग को टारगेट कर रहा था फॉर 5 मार्क्स। कंसेप्चुअल सवाल था। आई होप आप लोगों ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया होगा। लें जी, एक स्टेप मजीद आगे की तरफ जाते हैं। सर्जियो लिमिटेड। सवाल लंबा लग रहा है तो मैं इसकी पहले रिक्वायरमेंट देख लेता हूँ। रिक्वायरमेंट है कि व्हाट पनिशमेंट्स कैन बी गिवन। अच्छा, पनिशमेंट यानी कि वो डैमेजेस की बात नहीं कर रहा, पेनल्टीज शायद बात कर रहा हो। और नीचे नीचे उसने जिक्र कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का। मुझे मेरा एरिया मिल गया कि अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बाहर हूँ। ये सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं है। अब मुझे उसके मुताबिक नहीं सोच रहा, मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के मुताबिक सोचना है। सवाल पढ़ते हैं जनाब। सवाल में क्या डिस्कशन है? सर्जियो लिमिटेड वाज इन बिजनेस ऑफ रनिंग अ रेस्टोरेंट इन लाहौर और एवरेज सेल्स थी उसकी 2 लाख पर डे, इतनी हो जाती हैं। डायरेक्टर ऑफ कंपनी मिस्टर प्रोफेसर, लें जी, एक प्रोफेसर नामी शख्स जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, वो बहुत सारे मॉब्स में, क्राइम्स में उसका नाम आ रहा था और डेली वो सेल्स के अमाउंट में लाख रुपए को ऐड कर देता था झूठे तरीके से, फॉल्सली उसको सेल्स बना के ऐड कर देता था कि ये रेस्टोरेंट की सेल्स है। असल में वो क्राइम से आया हुआ पैसा होता था। Money was being deposited in the restaurant's legitimate bank account and appears as ordinary deposits. वो जो रेस्टोरेंट का अकाउंट था वहां पे पैसे सबमिट करता था, डिपॉजिट करता था और ये शो कर देता था कि ये सेल्स हैं। अच्छा, अब जब उसने सेल्स बढ़ा दी तो डेफिनेटली टैक्स के इश्यूज ने भी अराइज होना था, क्योंकि अगर ज्यादा सेल तो ज्यादा टैक्स, ज्यादा सेल ज्यादा प्रॉफिट, मोर टैक्स। तो जनाब टैक्स के इश्यूज को डील करने के लिए उसने क्या किया? उसने इनकर किया टू लार्ज अ टैक्स बिल एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मोर रेवेन्यू। उसने ज्यादा टैक्स पे करने को तरजीह दी और फर्दर डिस्गाइज किया क्रिमिनल सोर्स को बाय डिपॉजिटिंग एक्स्ट्रा फंड्स। लें जी, उसने टैक्स वालों को भी 2 नंबरी के साथ डील करने की कोशिश की और रेस्टोरेंट ने इन्वेस्ट कर दिया अपना ज्यादा पैसा दूसरे बिजनेसेस के अंदर, सच एज रियल स्टेट। उसने कोशिश की जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है वो रेस्टोरेंट किसी
रियल स्टेट में या किसी और जगह पे लगाए ताकि लोगों की नज़र इस पैसे से आहिस्ता आहिस्ता कम हो। Things are further obscured from the authorities by using shell companies or holding companies that control several enterprises that the laundry money may be funneled through। सवाल ने अगेन आपकी कलाबाजी लगवाई। थिंग्स आर फर्दर ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम अथॉरिटीज, अथॉरिटी से मजीद जो बातें हैं वो छुपाई गई। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के चक्करों में था डिफरेंट कंपनीज के अंदर, डिफरेंट एंटरप्राइजेस के अंदर, और वो मनी लॉन्ड्रिंग से आया हुआ पैसा फुल छुपाने की कोशिश कर रहा था, रियल एस्टेट में लगा के, डिफरेंट कंपनीज में लगा के, जाली कंपनियां खोल के। वन डे, वन फाइन डे, एक सुबह सुबह का दिन, और मिस्टर आर्तुरो रोमान ने विसल ब्लो कर दी एफबीआर को। वो एफबीआर में जाके उसने तमाम अंदर की बातें बता दी, जो कि मिस्टर प्रोफेसर जिन 2 नंबरियों में शामिल थे उसने वो तमाम बातें जाके बता दी कि भाई यहाँ पे सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही हैं, इसको कड़ी नजर के साथ देखा जाए। और एफबीआर ने छापा लगाया, प्रोफेसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। सवाल, भाई उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती हैं? उसको क्या पनिशमेंट्स मिल सकती हैं, उस बंदे को और कंपनी को? रिगार्डलेस ऑफ द इंस्टेंस डिस्क्राइब्ड, ऊपर वाले हिस्सों को छोड़ते हुए, व्हाट एक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑफेंस टू मनी लॉन्ड्रिंग? ऊपर वाला सवाल लॉजिकल है, नीचे वाला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट है। क्योंकि नीचे वाला सवाल कह रहा है कि ऊपर वाले सिनेरियो को छोड़ दो, सिनेरियो से सिर्फ पार्ट ए लिंक कर रहा है, पार्ट बी में उसने कहा रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब होता है उसके अलावा, उसके अलावा। ये बताओ, ले जी, पार्ट ए में वो पूछ रहा है कि व्हाट पनिशमेंट्स कैन बी गिवन। तो पनिशमेंट्स के अंदर हम इसको ये बता सकते हैं कि भाई कंपनी को फाइन होगा दैट कैन एक्सटेंड अप टू 100 मिलियन। ये बात आपको पता है कि 100 मिलियन का फाइन तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। फिर जो डायरेक्टर भाई साहब हैं वो कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 10 साल के लिए जेल की हवा काट सकते हैं। उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 से 10 साल तक, भी आपको पता है। और उसको फाइन भी देना है 25 मिलियन का। तो प्रोफेसर अलग से फाइन देगा, कंपनी 100 मिलियन का अलग से फाइन देगी। और अगर पैसे पूरे ना हो रहे हो तो हम प्रॉपर्टीज को भी जब्त कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी महरूम कर सकते हैं। ये बातें आपने बतानी थी 4 नंबर के लिए। टोटल सवाल था 8 मार्क्स का। नीचे वो कह रहा है कि एक्सप्लेन करें कि और कौन से ऑफेंस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आते हैं। तो अगेन यहाँ पे रटा आना था कि जनाब एक्विजिशन है, कन्वर्जन है, क्रिमिनल प्रॉपर्टी की पोजेशन है, कंसीलमेंट है, किसी के और के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को पोजेस कर लेना, छीन लेना, मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टिसिपेट करना, ये सारी रट्टे वाली बातें यहाँ पे आ जानी थी। कौन कौन सी? एक्विजिशन, कन्वर्जन, पोजेशन, कंसीलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग अंदर पार्टिसिपेट करना। ये 4 नंबर के लिए 4 बातें करके आप 8 नंबर आसानी से सिक्योर कर सकते थे। सवाल थोड़ा सा अंग्रेजी में मुश्किल था, बट अगर समझ के किया जाता तो दैट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अभी तक हम लोगों ने 4 सवालों के ऊपर बात की। लेट्स हैव मोर डिस्कशन ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ले जी, 5वें सवाल में क्या हो रहा है? 5वें सवाल के अंदर माइनर पार्टनरशिप वाली बातें हो रही हैं। शेख, उसामा एंड वहीद 3 लोग हैं जो कि फर्म के पार्टनर्स हैं, और उन्होंने गाबा नामी शख्स को, जो कि माइनर है, फर्म का हिस्सा बना लिया बेनिफिट्स में। माइनर, ये माइनर है, याद रखना है। तो माइनर ने जब मेजॉरिटी अटेन की, कब की? 6 मार्च। He became aware of the fact that he has been admitted to the benefits of the firm on 16 अगस्त 2017। मार्च में वो 18 साल का हुआ और उसको पता चला 16 अगस्त को कि भाई वो तो अब फर्म के बेनिफिट्स में हिस्सा है। Being undecided, वो ये तय नहीं कर पा रहा था इस
सिचुएशन के अंदर कि वो क्या करे, वो पार्टनर बने या ना बने, और उसने अपना फैसला कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया, प्रेफर टू वेट फॉर सम टाइम। 27 फरवरी वाले दिन लें जी, इतने ज़्यादा अरसे के बाद फर्म को हैवी लॉस हुआ, एक अनफॉर्सिन इवेंट हो गया, शेख उसामा वहीद तीनों पार्टनर्स ने इन्फॉर्म कर दिया अब उस मेजर को, जो कि अब मेजर बन चुका है, इस लॉस का, और कहा कि जनाब अब तुम्हारा कैपिटल 40% से रिड्यूस होगा। बताइए उस नए मेजर के राइट्स और लायबिलिटीज। पहली बात तो ये कि माइनर जो है उसको लॉ ये कहता है कि भाई तुम पब्लिक नोटिस दो अपनी इंटेंशन का, अपनी नीयत का, कि तुम पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं। कब? मेजॉरिटी की एज जो कि 6 मार्च है, इससे 6 महीने के अंदर अंदर, या जब तुम्हें पता चले कि तुम फर्म के बेनिफिट्स में हिस्सेदार हो, उससे 6 महीने के अंदर अंदर। वो थी 16 अगस्त, अर्लियर ऑफ। गाबा जो है वो फर्म का पार्टनर बन रहा है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑन विच ही बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि 16 फरवरी, 16 फेब बनेगी ना, जरा निकालें, 16 अगस्त से काउंट करें, 6 माह, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 16 अगस्त प्लस 6 मंथ्स, ये बन जाएंगे आपके 16 फेब। तो भाई अब तो वो लायबल है, क्यों? क्योंकि ये वाकया कब हो रहा है? 27 को। वाकया कब हो रहा है? 27 को, क्योंकि लॉ ने क्या कहा है? विद इन 6 मंथ्स ऑफ लेटर। लेटर तो 6 मार्च 16 अगस्त, बाद में कौन हो रहा है? 16 अगस्त। 16 अगस्त से 6 महीने काउंट किए, 16 फेब इवेंट अगर हो रहा है 27 को, तो भाई अब तो तुम लायबल हो, अब तो तुम लायबल हो। अगर अभी भी तुम खामोश हो तो तुम्हें 40% का लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक बड़ा बेसिक सवाल था 4 नंबर के लिए। आई होप कि आप लोगों ने इसको प्रॉपरली आंसर किया होगा विद लॉजिकल रीजनिंग्स एंड जस्टिफिकेशंस। मजीद नीचे आते हैं। हेलसिंकी पावर लिमिटेड, हेलसिंकी पावर लिमिटेड को देखते हैं। इफेक्टिव 1 जुलाई 2019, तो उसने कहा भाई आज की डेट भूल जाओ, 1 जुलाई 19 को याद करो। 1 जुलाई 19 एचपीएल स्टार्टेड परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम स्वरेज लिमिटेड, एसएल। अप टू 31 मई एचपीएल डिड नॉट मेक एनी पेमेंट्स टू एसएल। 31 मई तक उसने कोई पेमेंट नहीं की, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से लेट पेमेंट सरचार्ज वॉज इनवॉइस टू एचपीएल। उसने लेट पेमेंट करने पे सरचार्ज भेज दिया, फाइन डाल दिया, और एचपीएल ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं इस तरह की किसी सरचार्ज को नहीं जानता, और कहा कि भाई कैंसिल कर दें मेरा कॉन्ट्रैक्ट, जिस पे एसएल ने कभी भी रिस्पॉन्स ही नहीं किया। एचपीएल ने बंद कर दिया फ्यूल खरीदना विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 21, 15 जून 21, 1 जुलाई 19, 2 साल। अच्छा, इन जुलाई 21 एचपीएल मेड 2 बल्क पेमेंट्स जो कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल की थी 1 जुलाई से 15 जून तक, जब तक उसने परचेज किया, बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस अगेंस्ट द पेमेंट्स वर टू बी एडजस्टेड। उसने पैसे तो पे कर दिए, बट ये नहीं बताया कि ये किस इनवॉइस के अगेंस्ट इसको आप लोगों ने नील करना है, क्योंकि इनवॉइसेस तो मल्टीपल होती हैं। एक होता है इनवॉइस वाइज बैलेंस, एक होता है टोटल बैलेंस। एक होता है हमारे पास इनवॉइस वाइज बैलेंस और एक होता है टोटल बैलेंस। तो टोटल बैलेंस तो कम हो गया, मगर इनवॉइसेस के अगेंस्ट बैलेंस जो है वो ये नहीं पता था कि किसके अगेंस्ट करना है। एचपीएल कम टू नो ऑन अगस्त में दैट उसने पहले लेट पेमेंट सरचार्ज काट लिए और बैलेंस अमाउंट को उसमें डाल दिया, और अब वो कह रहा है कि उसने लेट पेमेंट सरचार्ज के ऊपर तो कभी एग्री किया ही नहीं था, और तुम मेरे पैसे एडजस्ट करो सिर्फ
उस फ्यूल की कॉस्ट पे, अदरवाइज तुमने ये काम गलत किया है। बहुत मजे का सवाल था ये। परफॉर्मेंस भी और उसके साथ ब्रीच या डैमेजेस के ऊपर भी बात कर रहा था। लेट्स हैव अ लुक कि इसका आंसर आप लोग कैसे ड्राफ्ट कर सकते थे। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई डिस्कस करो एडजस्टमेंट उसने सही की है या नहीं की। लेट्स हैव अ लुक। देखो, एचपीएल ने, हमें पता है कि कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजी थी कि तुमने इसको इस इनवॉइस के अगेंस्ट काटना है और इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है। और उसने ये भी नहीं कहा था कि सिर्फ इसको फ्यूल की कॉस्ट के अगेंस्ट करना है। उसने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजी, मगर उसने क्या किया, उसने 2 बल्क अमाउंट्स भेज दिए, ये सोचते हुए कि चूंकि मैंने कभी सरचार्ज को माना ही नहीं, तो ये भी नहीं मान के बैठे होंगे और ये सिर्फ फ्यूल की कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे। मगर ये चीज क्या थी, दैट वाज इम्प्लाइड। ये इम्प्लाइड, ये वो सोच रहा था कि ये ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी सरचार्ज वाली अमाउंट को तो तस्लीम ही नहीं किया, माना ही नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया उसको। फर्दर उसने ये भी कह दिया था कि भाई अब मैं ऐसी किसी सरचार्ज को नहीं मानता और मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। ये वो क्लियर कर चुका था बात। और जब उसने ये बात क्लियर कर दी थी, एग्री हो गया था, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पैसे बचते थे, ओरिजिनल कॉस्ट, ना कि इंटरेस्ट। तो अब जो वो बात कर रहा है दैट इज वैलिड। अब एसेट जस्टिफाइड नहीं है फॉर लेट पेमेंट सरचार्ज, और सिर्फ उसका पैसे फ्यूल की कॉस्ट में काटने चाहिए थे। आपको याद होगा जो एरिया है ब्रीच वाला, वो स्टेपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। और जब इस तरह का पॉइंट आ रहा हो, तो आपने पहले जो ओरिजिनल चीज है उसको कैटर करना है, क्योंकि वो इम्प्लाइडली ये बात अपनी कर चुका है। और कंपनी वॉज नॉट जस्टिफाइड इन फर्स्ट एडजस्टिंग द लेट पेमेंट। भाई सीधा सीधा फ्यूल की कॉस्ट में से माइनस करो, वो तो इस चीज को मान ही नहीं रहा, इम्प्लाइडली भी कह रहा है और उसने एक्सप्रेसली भी तुम्हें कई दफा कह दिया कि भाई मैं इसको नहीं मान रहा, वो तुम्हें कह चुका है। हाँ, अगर उन्होंने उसको बतौर इंटरेस्ट ट्रीट किया होता, तो फिर अगर प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों ड्यू हो तो फिर वहां पे मार्कअप पहले कटता। अदरवाइज ही वॉज राइट, और पहले ही फ्यूल की कॉस्ट कटनी चाहिए थी। अगेन ट्रिकी सवाल था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें ब्लंडर किए होंगे, आई एम श्योर। एंड आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन आई होप कि आप इसको दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे। दैट शुड बी री अटेम्प्टेड, फॉर 6 मार्क्स हमने इसको घुमा दिया था पूरा। आगे चलते हैं। ले जी, 3 रट्टे वाले सवाल के भाई ऑपरेटर क्या होता है, स्टेट बैंक कब रिवोक कर सकती है, और व्हाट ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स शैल बी एस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑपरेटर ऑफ अ डीपीएस। आई डोंट थिंक सो के 11 नंबर मुश्किल थे अगर आपने ये एरिया तैयार किया हुआ था कि भाई ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर मीन्स कोई भी फाइनेंशियल या अदर इंस्टीट्यूशन जिसको ऑथराइज किया हो स्टेट बैंक ने कि तुमने ऑपरेट करना है बतौर डीपीएस, और डीपीएस क्या है, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। इसी तरह एसबीबी कब कब रिवोक कर सकती है, वो एक लिस्ट आपके पास मौजूद है, 5 बातें वो करती है लिस्ट। जब सीज हो जाए, इंफॉर्मेशन फर्निश ना की हो, इस तरह की बातें, बाउंड अप हो जाए, टर्म्स के अंदर कंट्रावेंशन आ जाए, वो सारी बातें आपने 5 नंबर के लिए यहाँ पे लिख देनी थी। और सी पार्ट में 4 नंबर के लिए मजीद आपने बताना था कि और कौन कौन सी ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स ली जा सकती हैं। दैट वाज अ प्योर रट्टा, 11 नंबर का रट्टा, बट सिर्फ उन बच्चों के लिए काम आया होगा जिन्होंने इस एरिया को तैयार भी किया होगा। अगर आपने तैयार नहीं किया तो माजरत के साथ आपने ये 11 नंबर लूज किए होंगे। लिस्ट डाउन एनी 6 circumstances in which sharing of profits of partnership does not make a person and partner। भाई सिर्फ पैसे देने से तुम पार्टनर नहीं बनोगे। पैसे तो आप लेंडर को भी दे सकते हैं, सर्वेंट को भी दे सकते हैं, एजेंट को भी दे सकते हैं, डिसीज की विडो को भी देख सकते हैं, उसके बच्चों को भी देख सकते हैं,
माइनर को भी दे देते हैं। तो वो तो सारी चीज़ें आप अगर सब में प्रॉफिट बांट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको फर्म का पार्टनर बना रहे हैं। 6 नंबर के लिए किताब में एक लिस्ट दी हुई है, वो आपने यहाँ पे लिखनी थी। वहां पे तो खैर बहुत सारी बातें हैं, 10-12 बातें की हुई हैं, आपने यहाँ पे सिर्फ 6 बातें उसमें से कर देनी थी। ये होता है फायदा जब आपको मल्टीपल एरिया से सवाल दिए जाए ना, तो आप पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है। आप एक एक्ट से निकल के दूसरे एक्ट में जंप करते हो, फिर वापस पहले वाले में आते हो, फिर उसके एसेंशियल्स में जाके देखते हो कौन सा सवाल कहाँ से आ रहा है। जब दिमाग कलाबाजियां लगाए ना 3 घंटों में, इसका मतलब है कि आप अच्छे वे से तैयार कर रहे हो। ले जी, बोगोटा एंगेज्ड इन द फिशिंग बिजनेस और उसके अच्छे ताल्लुकात हैं एंजल के साथ। ये फरिश्ता नहीं, ये एक शख्स का नाम है। इज अ सीजनड एंड वेल नोन बैंकर, जो कि एक बैंकर है। नहीं, 2 पर्सन हो गए, एक है मिस्टर बी यानी कि मिस्टर बोगोटा, और एक है मिस्टर एंजल। ये जो बोगोटा भाई साहब है ये फिशिंग का बिजनेस करते हैं, और एंजल भाई साहब बैंकर हैं। बोगोटा ये भाई साहब रिप्रेजेंटिंग एंजल एज इज पार्टनर आस्क्ड मिस्टर मॉस्को फॉर द सप्लाई ऑफ फिशिंग ट्रॉलर फॉर एक्सपेंशन ऑफ फ्लीट ऑफ वेसल्स। लें जी, उसने खुद को पार्टनर जाहिर करते हुए एंजल का मॉस्को से रब्ता किया और कहा कि मुझे मजीद फिशिंग ट्रॉलर दे दें ताकि मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकूं। अज्यूम दैट एंजल वॉज इन नॉलेज एंड बगोटा हैव मिस रिप्रेजेंटेड सो। अज्यूम करते हुए कि भाई इसको पता था कि ये ऐसी हरकत कर रहा है, खुद को उसका पार्टनर जाहिर कर रहा है। मॉस्को ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोगोटा सोल्ड द ट्रॉलर टू बोगोटा ऑन क्रेडिट, उसने क्रेडिट पर उसको बेच दिया। सब्सिक्वेंटली बोगोटा डिफॉल्ट कर गया। बताइए क्या एंजल के पास रिकवरी के लिए बात जा सकती है या नहीं? आपको यहां पे याद आया होगा पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। देखो, अगर तो जानते हुए परमिट किया है, अगर तो जानते हुए परमिट किया है तो इसका मतलब ये है कि अब तुम उस बात से मुकर नहीं सकते, और आपने कुछ कहा भी नहीं है। आप खामोश रहे, आपको पता था कि ये हरकत हो रही है। यू आर क्वाइट एट दैट टाइम, साइलेंट एट दैट टाइम। तो भाई अब तुम लायबल हो, तुमने अब पैसे देने हैं मॉस्को को, क्योंकि तुमने अलाउ किया है कि बोगोटा तुम्हारे साथ यानी कि एंजल के साथ खुद को एसोसिएट करे। तुमने उसको अलाउ कर दिया है। पार्टनरशिप बाय स्टॉपल में और होल्डिंग आउट में क्या होता है? यही तो होता है कि अगले बंदे की नजर में तुम उसके पार्टनर तस्वर किए जाते हो, तस्वर किए जाते हो। अगर तुम उसकी बात को डिनाई कर देते, उस टाइम पे मना कर देते, तो फिर तुम उसके पार्टनर तस्वर ना होते, और फिर तुम लायबल भी ना होते। मगर तुम खामोश थे, तुमने डिनाई नहीं किया, तुमने रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इनकार नहीं किया, तुम खामोश रहे। तुम्हारी नॉलेज में होते हुए भी तुम खामोश रहे। अब तो तुम बेटा जी फंस चुके हो। तो 6 नंबर के लिए अगेन थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, बट जिसकी तैयारी अच्छी थी आई होप उसने सही से परफॉर्म भी किया होगा। सवाल दर सवाल दर सवाल और मजीद सवाल। सवाल नंबर 9, लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच पेलेर्मो में नॉट बी एबल टू रिस्काइन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पेलेर्मो ने बर्लिन की फर्नीचर फैक्ट्री खरीदी और इस रिप्रेजेंटेशन पे कि भाई वहां पे 50 सोफे बनते हैं। पेलेर्मो को बाद में पता चला कि जो सोफे हैं वहां पे 50 नहीं बनते, वहां पे 30 बनते हैं महीने में। और अब वो चाहता है कि वो इसको खत्म करे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस पे हुआ है? मिस रिप्रेजेंटेशन पे। तो मेरे भाई, अगर तो तुम उस टाइम पे थोड़ी बहुत जद्दोजहद करके डिलीजेंस दिखा के सच को आइडेंटिफाई कर सकते थे, तब खत्म कर देते, तब खत्म कर देते। या
दूसरे बंदे की, यानी कि बर्लिन ने जो उसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है या फ्रॉड किया है, कुछ भी, वो तुम्हारी कंसेंट की बेसिस अगर उस वक्त नहीं बना था, फिर तुम खत्म कर सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू रिस्क द कॉन्ट्रैक्ट। काश उस वक्त तुमने थोड़ी सी डिलीजेंस दिखा ली होती, आगे पीछे से पता कर लिया होता, तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट अपना बचा सकते थे। अदरवाइज अब तुम्हारे लिए मुश्किल है। 2 नंबर का सवाल और आसान सवाल था। पार्ट बी में हम थोड़ा सा लाहौर के और पंजाब के एरियाज को टच किया। मियाँ वाली है, लाहौर है, पेशावर है, कपड़ा मार्केट है, 2 करीबी दोस्त हैं, बिजनेस कर रहे हैं और ये एग्री किया था कि वो एक दूसरे का साथ देंगे क्योंकि आपस में दोस्त हैं। उन्होंने एग्री किया कि भाई वो एक दूसरे का साथ देंगे और कंपीटिंग बिजनेस में एंटर नहीं होंगे, और अगर कोई ब्रीच करेगा तो वो दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, पीटीआई आ गई, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, और जो चप्पल का बिजनेस हो रहा था अब उसको उसी जगह पे करना पड़ा जहाँ पे उसका दोस्त कर रहा था। और चूंकि उसको लगा कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, उसने केस दायर कर दिया। ना रही दोस्ती, ना हुआ किसी का किसी के साथ साथ। 4 पार्ट्स थे, और ये चारों पार्ट्स आपको सेपरेट पेज पे करने चाहिए थे, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर के लिए। सेपरेट पेज के ऊपर इनको आना चाहिए था। अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड, और ये एग्रीमेंट करना कि अदालत नहीं जाएंगे, ये पूरा सवाल उस बेस पे डिस्कस हो रहा है। पूरा का पूरा सवाल हमने उस बेस के ऊपर बनाया था। 2 एरियाज पकड़े थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और उनको एक सवाल में जोड़ दिया था। क्या लाहौर को अलाउ किया जा सकता है कि वो पेशावर कपड़ा मार्केट के अंदर चप्पल का बिजनेस शुरू करें? क्या हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक सकते हैं? क्या हम किसी को ये कह सकते हैं कि भाई तुम अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, आगे लेके नहीं जाओगे, तुम अपना बिजनेस रोक दो? भाई ये तो वॉइड है, ये तो वॉइड है, और वो बिल्कुल जस्टिफाई है कि उसको बिजनेस करने से रोका जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड तो वैसे वॉइड होते हैं, तो वो यहाँ पे तो सही बात कर रहे हैं, वो जायज है। हाँ, अगर तुमने उसकी गुडविल परचेज कर ली होती तो ये एक एक्सेप्शन है कि भाई तुमने उस बंदे की गुडविल परचेज की है। अब चूंकि तुमने गुडविल को परचेज कर लिया, तुम उस बंदे को बाउंड कर सकते हो कि भाई मैंने तुम्हारे बिजनेस को परचेज करने में जो पैसा लगाया है, मेरा वो पैसा डूब जाएगा, तुम अपना काम करो, बट इतने एरिया में ना करो जितने एरिया में तुम्हारी पहले जान पहचान हुआ करती थी, क्योंकि अदरवाइज तुम यहाँ पे दोबारा से काम शुरू करेंगे तो सारे कस्टमर्स तुम्हारे पास वापस जाएंगे, मेरे पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर वो जो बात उन्होंने की थी कि भाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्या ये वैलिड है? अगेन वॉइड है। कोर्ट में आप जा सकते हैं। हाँ, अगर आपने ये कहा हो कि आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो फिर ये उसकी एक्सेप्शन थी। तो सवाल में आपने मेन बात भी करनी थी और फिर एक्सेप्शन की तरफ भी आना था। पार्ट सी, 4 नंबर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था कि लिस्ट डाउन द पर्सन जो कि डिस्क्वालिफाइड है। फॉरेनर, एम्बेसडर, वो कंट्री जो कि हमारे साथ वॉर में है, कन्वेक्ट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी थी। देखते हैं जनाब पार्ट डी में क्या हो रहा है। पैपल आशेप ओनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस्टर हारिस के साथ कि वो कन्वे करे हिम फ्रॉम कराची टू सिडनी, पैपल शिप सेलिंग ऑन द 1 जनवरी। कासा ने पैपल को पे कर दिया। अब सवाल में क्या, कासा पैपल पे, बंदे को सवाल पढ़ते हुए ही जबान लड़खड़ाएगी, सबसे पहले कंफ्यूज होगा। खैर, उसने डिपॉजिट किए 50% ऑफ द पैसेज मनी, शिप डज नॉट सेल ऑन द 1 जनवरी। कासा को मसला पेश आया, उसने कुछ टाइम की मोहलत मांगी, कुछ चीज़ों को प्रोसीड किया, कुछ एक्सपेंसेस हुए, दूसरी वेसल आई, और एंड रिजल्ट क्या हुआ कि वो देर से पहुंचा। वो देर से पहुंचा, वादे के एंड मुताबिक काम नहीं हुआ।
तो यस, अब वो लायबल है कि वो हारिस को पे करेगा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि बात इंटरेस्ट की यहाँ पे हुई है, एंड एक्सपेंसेस टू विच ही इज पुट बाय द डिटेंशन इन कराची। अब जो उसको कराची के अंदर लॉस पेश आया वो भी देगा। ब्रीच हो रही ना, सीधी सीधी ब्रीच हो रही है, तो वो तमाम चीज़ें जो ब्रीच के अंदर डैमेजेस वगैरह आएंगे और इंटरेस्ट समेत अब उसको देने पड़ेंगे। हाँ, रिमोट चार्जेस नहीं देगा, जितना ऑर्डिनरी स्पेशल वगैरह बन रहा है वो उसको देना पड़ेगा। तो ये बातें करने के 3 नंबर आपको मिल जाने थे, सिर्फ ये बातें, और 3 नंबर आपके पॉकेट में। था ना मजे का सवाल? आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 की जानब हम लोग गामजन हैं। सवाल नंबर 10 का पहला पार्ट, उसमें 3 बातें थी और आपने आइडेंटिफाई करनी थी अथॉरिटीज। अथॉरिटीज, उसामा ने लिखा मैसम को कि रईद जो है वो ऑथराइज्ड है कि वो उसकी गाड़ी बेच सके, यानी कि उसामा की गाड़ी बेच सके, ये मैं ऑथराइज कर रहा हूं रईद को। और मैं किसको बता रहा हूं? मैसम को। और फिर मैंने या उसामा ने रिमूव कर दिया रईद को उसकी एजेंसी से, और रईद ने गाड़ी 4 लाख की मैसम को बेच दी। पहले उसको बताया, बाद में रिमूव कर दिया, और फिर उसने गाड़ी बेच दी उसी बंदे को जिसको मैंने पहले बताया था, बट मैंने खत्म करने के बाद उस बंदे को नहीं बताया। मैं प्रिंसिपल क्या लायबल हूं? मैं लायबल हूं। किसको लायबल हूं? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है? मैसन। क्योंकि थर्ड पार्टी यानी कि मैसन के पास रीजनेबल रीजंस है इस चीज को मानने के कि भाई दूसरा बंदा यानी कि राइट मेरा एजेंट है। क्यों? क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट मुंह से बता चुका हूं कि ये बंदा मेरा एजेंट है। हाँ, एजेंसी खत्म करने के बाद बस नहीं बताया, उसको नॉलेज नहीं है कि ये एजेंसी खत्म हो चुकी है। तो यस, ही हैज द अथॉरिटी, ही हैज द अथॉरिटी। ये सेल बाइंडिंग है मेरे पे। और रईद के पास कौन सी अथॉरिटी थी? ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल, नॉट एक्चुअल अथॉरिटी। तो ऑस्टेंसिबल, नॉट एक्चुअल। आगे क्या हुआ? उसामा कंसाइंस फर्नीचर टू जरियाब हिज एजेंट टू लाहौर with directions to send the items immediately to Massam at Rawalpindi. Zaryab thought that the furniture might not fetch good price at Pindi, so उसने लाहौर में बेच दिया। मैंने उसको कहा था कि भाई दूसरे बंदे को भेजना है पिंडी में। उसने कहा सर, खैर उसने तो नहीं कहा, उसने सोचा कि पता नहीं पिंडी से पैसे आएंगे नहीं आएंगे, सही प्राइस से बेचा होगा नहीं बेचा होगा, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मैं लाहौर में बेच देता हूं। क्या कोई इमरजेंसी थी? इमरजेंसी तो नहीं थी, एक कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने इमरजेंसी में काम किया। कोई रियल इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमने अगर अपने एक एजेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए तो भाई तुम्हारा काम है उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लेना। तो भाई करो, करो, डेफिनेटली करो। तो यहां पे कोई रियल इमरजेंसी नहीं थी, एजेंट ने गलत किया, उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, थी नहीं। ओके। फिर Osama owns a shop in Quetta, living himself in Karachi and visiting to shop occasionally. The shop is managed by Fasi and is in the habit of ordering goods from Hashir in the name of Osama for the purpose of the shop and also paying for them with Osama's funds and Osama's knowledge. वो काफ़ी टाइम से चीज़ें दुकान के लिए मंगवाता है, मेरे पैसों से पे कर देता है, मेरे नाम पे मंगवा लेता है। शॉप है कोयटा में, मैं रहता हूँ कराची में, और मैं शॉप पे कभी कभी आता हूँ। मैनेज कौन कर रहा है? मेरे बिहाफ पे फसी। सामान मंगवा रहा है हाशिर से। तो यस, यहाँ पे इम्प्लाइड अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। अब जो चीज़ें वो मेरे नाम पे मंगवा रहा है, आई एम लाइबल फॉर ऑल द पेमेंट्स। ये बात आपने 3 नंबर के लिए यहाँ पे करनी थी। नीचे, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अन अदर एंड टेक्स देम इनटू कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। इसको आपने एक्सप्लेन करना था
3 नंबरों के लिए एक ऐसा पर्सन जिसको गुड्स मिली हो जो कि किसी और की हो और वो अपनी कस्टडी में ले ले एज अ बेली, तो अब वो बाउंड है कि वो उसकी एज मच एज केयर करे जो कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस उससे रिक्वायर करती है। जो एक नॉर्मल बंदा उसकी केयर करता है उसको चाहिए कि वो उतनी ही केयर करे गुड्स को अपनी कस्टडी में लेके, उतने ही रीजनेबल स्टेप्स ले कि भाई अब मुझे उस बंदे के मालिक उस सामान के मालिक तक पहुंचना। अब जब तक असल मालिक नहीं मिल जाता वो गुड्स को अपने पास अपनी पोजेशन के अंदर भी रख सकता है, और अगर वो पेरिशेबल नेचर की हो तो फिर वो बेच देगा। और और अगर गुड्स की वैल्यू का 2/3 हिस्सा उस असल बंदे को ढूंढने में लग रहा है तो फिर वो ये बेच के नेट ऑफ करके उसको पे बैक कर सकता है। बेसिकली फाइंडर ऑफ गुड्स की बात थी यहां पे, सीधी सीधी। अब यहां पे एक सवाल जो कि हमने ऐड किया था स्पेशली फॉर द ग्रैंड टेस्ट, और ये सवाल सिर्फ पोस्ट वाले बच्चों के लिए था, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। बाकी सवाल तो सेम थे। एमसीक्यूज को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो दोनों ग्रुप्स के डिफरेंट है और उनके सोल्यूशन भी आपके पास हैं। कोई मसला होगा तो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये सवाल जो कि एक एक्स्ट्रा सवाल था फॉर ग्रैंड टेस्ट, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। लें जी, हमें मिल चुकी है इजाज़त कमेंट करने की। लाइबिलिटीज बतानी थी, अ पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म, रॉन्गफुल एक्ट्स और मिस एब्डिकेशन ऑफ मनी। भाई रट्टा है। ऊपर आते हैं, मिस लिस्बन, मिस मोनिका, मिस टोक्यो एंड मिस नायरोबी। 4 लोग हैं, पार्टनरशिप में हैं और वो मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल। 1 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया केमिकल के, उस केमिकल के ऊपर जो कि वो लोग उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे। मिस्टर बर्लिन जो कि उसने एक्वायर किया था केमिकल्स, पार्टनरशिप उनसे 1.5 साल पहले आफ्टर द बैन वॉज इम्पोज्ड बीइंग अनअवेयर ऑफ द बैन। अब उसको उस बैन का पता ही नहीं है, तो आपने ये बताना है कि अब वो क्या करे इस बैन के लगने के बाद। भाई बैन के लगने के 1.5 साल के बाद तुम उसको परचेज कर रहे हो तो फर्म डेफिनेटली लायबल होगी, क्योंकि ये अब बाय लॉ लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी। मना कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो आपने नहीं बेचना। फिर अगर बेच रहे हो, फिर भी अगर बेचो तो भाई अब फर्म लायबल है और नुकसान का जिम्मेदार वही 4 पार्टनर्स होंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा सवाल था 3 नंबर के लिए और नीचे रट्टा था। बाकी सवालों को हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टिल कोई मसला कोई परेशानी तो आप व्हाट्सएप के अंदर भी मजीद इस पर बात कर सकते हैं। हम मिलते हैं क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।